हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर्स तक। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर। आपका है क्लास 10th का त्रिभुज। ठीक बात है। प्रश्नावली 6.1। तो देखो मेरे दोस्तों, इस एक्सरसाइज में हमको पढ़ना क्या सबसे पहले देखो, ये चैप्टर का नाम ही है त्रिभुज। ठीक बात है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, फिर इसके बाद हम सर्वांगसम आकृतियाँ समझेंगे, फिर समरूप आकृतियाँ समझेंगे, फिर इसके बाद प्रश्नावली 6.1 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक बात है। छोटा सा एक्सरसाइज है, लेकिन दो कंसेप्ट यहाँ पर बहुत ही अच्छे बन जाते हैं, सर्वांगसम आकृति और समरूप आकृति, जो कि कुछ चीज़ें आपने क्लास 9th में पढ़ी होंगी। नहीं समझ में आया था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको 100% समझाने का हमारा प्रयास रहेगा। ठीक बात है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर त्रिभुज किसे कहते हैं। देखो, तीन रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे ही आप समझ पाते हैं परिभाषा, उसी प्रकार से लिखें। ठीक बात है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि तीन रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपकी तीन रेखाएं हैं और इनको हमने बंद कर दिया, तो ये क्या हो गई, आपकी त्रिभुज हो गई। ठीक बात है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे होता ये है कि किसी भी त्रिभुज में मान लेते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये आपका त्रिभुज है। किसी भी त्रिभुज में तीन साइड होती हैं। किसी भी त्रिभुज में क्या होती है, तीन साइड होती हैं, 1 2 3। ठीक बात है। और तीन ही यहाँ पे क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, जिन्हें आप हिंदी में कहते हैं शीर्ष। ठीक बात है। क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर आपका हमने नाम दिया था ए, तो ये शीर्ष ए कहलाएगा। ये आपका बी नाम दिया था, शीर्ष बी कहलाएगा। और ये आपका नाम दिया था सी, तो इसको शीर्ष हम सी कहते हैं। ठीक बात है। शीर्ष समझ में आ गया। अब देखिए मेरे दोस्तों, किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों के योग जो होता है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, जैसे मान लेते हैं ये कितने कोण हैं, एक कोण, तो इसको मान लेते हैं एक। देखो, ये दूसरा है, तो इसको हम मान लेते हैं कोण 2। ये देखो, तीसरा कोण हमारा यहाँ पर बना, इसको मान लेते हैं 3। तो यहाँ पर किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है त्रिभुज के, तो इसको हम लिख लेते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, 180 डिग्री होता है। ये चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक बात है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा आपको त्रिभुज के बारे में बता दिया था। मेन कंसेप्ट हमारा शुरू होता है सर्वांगसम आकृति और समरूप आकृति। इन दोनों के बारे में हमको बहुत ही डिटेल से पढ़ना है। ठीक बात है। इसको आप नोट कर लें हल्का सा, फिर हम स्टार्ट करते हैं सर्वांगसम आकृति और समरूप आकृतियाँ। नोट करें पहले आप इसे। आइए दोस्तों, समझते हैं सर्वांगसम आकृति और समरूप आकृति। ठीक बात है। तो एक एक करके समझेंगे। पहले सर्वांगसम को समझ लेंगे, फिर हम समरूप पे समझेंगे। ठीक बात है। देखिए, यहाँ पर सर्वांगसम आकृति किसे कहते हैं, सर्वांगसम आकृति। आकृति मतलब क्या होता है, कोई भी आप बना दें, शेप, स्क्वायर बना दें, वर्ग बना दें, ये आकृति। जो आकृति आप समझ रहे हैं वो आकृति नहीं। ठीक बात है। देखिए, सर्वांगसम आकृति क्या होती है, दो एक जैसी आकृति को सर्वांगसम आकृति कहते हैं। ये इसका बेसिक सा डिफिनीशन है। नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा दो एक जैसी आकृति को सर्वांगसम आकृति कहते हैं। अब देखो, थोड़ा छोटा सा हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया है, इतना बड़ा नहीं समझ में आया, केवल इतना बड़ा याद कर लो। ऐसी आकृतियाँ जिनकी साइज एंड शेप समान हो। सेम का मतलब समान। ठीक बात है। साइज और शेप क्या हो, समान हो। देखो, साइज एंड शेप आप समझते होंगे एक ही चीज़ है, नहीं। साइज का मतलब होता है मेरे दोस्तों आमाप, आमाप। ठीक बात है, अभी मैं समझाता हूँ। और शेप का मतलब होता है आकार। ठीक बात है। मैंने कहा कि ऐसी आकृतियाँ जिनके साइज और शेप, आमाप और आकार सेम हो, ऐसी आकृतियों क्या कहेंगे हम, सर्वांगसम आकृति कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक वृत्त बनाया। ठीक बात है। और यही वृत्त मैंने यहाँ पर बनाया, सेम। देखो, ये हमने यहाँ पर यही वृत्त बना दिया, दोनों सेम ही हैं। ठीक बात है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है मेरे दोस्तों। इसकी जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर, और इस आकृति, इस सर्किल की भी रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर। ठीक बात है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। मैंने यहाँ पर कहा आपसे कि आमाप और आकार सेम होना चाहिए। आमाप का मतलब ये होता है, अगर ये वृत्त 2 सेंटीमीटर है तो ये भी वृत्त 2 सेंटीमीटर होगा। अगर आप कोई और वृत्त बना रहे हैं तो वो भी 2 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। ठीक बात है। आकार का मतलब क्या होता है, शेप। मतलब अगर मैंने इसे सर्कल बनाया है तो ये भी सर्किल ही होना चाहिए, दोनों सेम ही चीज़। जैसे मैंने अगर मान लो वर्ग मैंने बनाया, मान लो, देखो ये वर्ग आपका हो गया एक ये आपका वर्ग है। ठीक बात है। अब सेम ही वर्ग मैंने यहाँ पर भी बना दिया, सेम वर्ग है, समझ लो। ठीक बात है। बस केवल मार्कर से बनाना है, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, हल्का सा, थोड़ा सा। ठीक बात है। देखो, ये सेम ही वर्ग है यहाँ पर। ठीक बात है। क्या है, सेम ही वर्ग है ये। जैसे मैंने कहा कि शेप एंड साइज समान हो, तो देखो यहाँ पर सेम ही सर्कल है, ये 2 सेंटीमीटर रेडियस, तो ये भी 2 सेंटीमीटर रेडियस। अगर मैंने वर्ग बनाया, मान लेते हैं इस वर्ग की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, और इस वर्ग की भी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक बात है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे
कि मैंने कहा साइज भी समान हो, मतलब माप भी समान हो। देखो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ अगर इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का भी 10 सेंटीमीटर है। मैंने कहा शेप आकार भी समान होना चाहिए। अगर ये वृत्त है तो ये भी वृत्त है, ये स्क्वायर है मतलब ये वर्ग है तो ये भी वर्ग है, ठीक बात है। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या कह देते हैं, सर्वांगसम आकृति कह देते हैं। और सर्वांगसम को दर्शाने का तरीका मेरे दोस्तों ऐसे होता है, जैसे ये बराबर के ऊपर ऐसे आप लगा दें तिरछा सा, तो ये क्या होती है, सर्वांगसम का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर अगर आप 1, 2 दे दें, 3 और 4 दे दें, ठीक बात है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि आकृति 1 और आकृति 2 क्या हैं, सर्वांगसम आकृतियाँ हैं। इसी प्रकार से आकृति 3 और आकृति 4 भी सर्वांगसम आकृतियाँ हैं, ठीक बात है, आपस में, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो सर्वांगसम आकृति आप समझ सकते हैं कि ऐसी आकृतियाँ जिनकी साइज और शेप दोनों बराबर होनी चाहिए, साइज भी बराबर हो और शेप भी बराबर हो, तो क्या कह देंगे हम उसे, सर्वांगसम आकृति कह देंगे, ठीक बात है। इसको आप नोट कर लें। फिर हम समरूप आकृति समझते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं समरूप आकृति, ठीक बात है। समरूप आकृति किसे कहते हैं, समान आकार, ऐसी आकृतियाँ जिनकी आकार समान हो परंतु आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है, ठीक बात है। आकार मतलब शेप समान हो लेकिन आमाप का मतलब क्या होता है, साइज समान होना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब साइज समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक बात है। तो मेन हमारा डिफिनीशन ये है कि समरूप आकृतियों में क्या है कि समान आकार होना चाहिए, ठीक बात है। कह रहा है परंतु आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है, अर्थात समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेन कंडीशन क्या है, समरूप आकृति में समान आकार होना चाहिए, ठीक बात है। तो मेरे दोस्तों जैसे मैंने मान लो ये एक वृत्त बना दिया जिसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ये एक मैंने वृत्त बना दिया जिसकी रेडियस कितनी है मेरे दोस्तों, 2 सेंटीमीटर है। ये एक हमने वृत्त बना दिया जिसकी रेडियस कितनी है, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, ठीक बात है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने कहा कि समान आकार होना चाहिए, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, ये उससे छोटा है, ठीक बात है। मैंने कहा समान आकार होना चाहिए, आकार क्या है, समान है, ये भी वृत्त का आकार है, ये भी वृत्त का आकार है, ये भी वृत्त का आकार है। आमाप समान होना आवश्यक नहीं है। आमाप देखो इसके साइज 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, समान हो या ना हो। तो मेरे दोस्तों दुनिया के ऐसे चाहे जो भी वृत्त बना दें आप, चाहे जो वृत्त बना दें, ऐसे कोई भी वृत्त खींच सकते हैं, ऐसे कोई वृत्त खींच सकते हैं, ऐसे कोई वृत्त खींच सकते हैं, इतना बड़ा कोई वृत्त खींच सकते हैं। दुनिया का चाहे जो भी वृत्त हो सब क्या आएगा, समरूप आकृति में आएंगे, क्योंकि सभी वृत्त ही तो हैं। ये भी छोटा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है, उससे थोड़ा छोटा वृत्त है, ठीक बात है। तो दुनिया के सभी वृत्त क्या होते हैं मेरे दोस्तों, समरूप आकृति में आते हैं, समरूप आकृति में आते हैं। और मेरे दोस्तों जैसे मान लो आपके पास 2 वृत्त आपको दिए गए हैं, ठीक बात है, तो उनको समरूपता का जो चिन्ह होता है, जो समरूपता का चिन्ह होता है ये इस प्रकार से होता है, ठीक बात है। सर्वांगसम का आपने ये देखा था, समरूप का इस प्रकार से। जैसे मान लो अगर आप आकृति 1 और 2 में देखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आकृति 1 और 2 समरूप आकृति है, ठीक बात है मेरे दोस्तों, समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं एक क्या है आपका, एक वर्ग ले लेते हैं, ठीक बात है। ये क्या है आपका, वर्ग है, ये क्या है, ये वर्ग है, ये थोड़ा छोटा वर्ग है, ये थोड़ा क्या है, छोटा वर्ग है, ये देखो ये थोड़ा सबसे बड़ा वर्ग है, क्या है, सबसे बड़ा वर्ग है, ठीक बात है। अब देखो मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, इसका 2 सेंटीमीटर है, इसका 10 सेंटीमीटर है लेंथ इसका, ठीक बात है। आप कहेंगे जी बिल्कुल है। तो मेरे दोस्तों मैंने कहा कि समरूप आकृति में क्या था, समान आकार, देखो ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, छोटा वर्ग है, सबसे बड़ा वर्ग है, ठीक बात है। परंतु आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। तो आमाप देख रहे हैं आप 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो ये भी जो आपका वृत्त है वो भी समरूप आकृति में आता है। दुनिया के सभी वृत्त, दुनिया के सभी वर्ग समरूप आकृति में आएंगे, ठीक बात है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो एक बात आपके दिमाग में आएगा कि क्या त्रिभुज, जो त्रिभुज होते हैं वो क्या समरूप आकृति में आएंगे। देखो ये त्रिभुज ऐसा बन सकता है और मेरे दोस्तों एक त्रिभुज ऐसा भी बन सकता है। तो मैंने कहा देखो ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है ना, लेकिन क्या समरूप आकृति क्या कहती है, आकार समान हो, मतलब जैसा ये है वैसा ये भी होना चाहिए। यहाँ पर तो गड़बड़ कंडीशन हो गया। तो मेरे दोस्तों इसके लिए त्रिभुजों की समरूपता के लिए एक अलग से कंडीशन बनाई गई है। कंडीशन के थ्रू अगर अप्लाई करेंगे तो समरूप आकृति में आएगा। दुनिया के सभी त्रिभुज समरूप आकृति नहीं है। जैसे यहाँ पर आपने देखा वृत्त, सभी वृत्त बना दो सब समरूप में आ जाएंगे, सभी वर्ग बना दो किसी भी तरह के समरूप आकृति में आ जाएंगे। लेकिन वृत्त त्रिभुज के लिए कंडीशन बनाई गई है, उसको देखते हैं, पहले इसको आप नोट करें।
आइए दोस्तों, समरूप आकृति आगे बढ़ाते हैं। देखो, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? ठीक बात है, समरूप कब होते हैं? यदि पहला कंडीशन है उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। जैसे दुनिया का कोई भी त्रिभुज आप ले लें, देखो मेरे दोस्तों, जैसे यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज ये ले लिया, ठीक बात है, इसका नाम दे दिया ABC, और एक त्रिभुज मैंने ये ले लिया, ये ले लिया हमने, ठीक बात है, ये PQR हो गया, ठीक बात है। देखो, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। दो त्रिभुज अगर आप ले रहे हैं तो कोण बराबर होना चाहिए। अर्थात क्या हुआ, देखो अगर आप ये 70 डिग्री ले रहे हैं, ठीक बात है, क्या 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और इसको आपने 50 ले लिया। देखो, ऐसा भी कंडीशन है कि अगर आप दो भुजाएं, देखो 70 और 60 पड़ता है, तो 180 में से घटा लेंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक बात है। देखो, अगर आप 70 डिग्री ले रहे हैं, 7 6 13 130 और 50 180, ठीक बात है। कह रहा है कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। देखो, यहाँ पर A शीर्ष की जगह क्या है दूसरे त्रिभुज में? P शीर्ष है, ठीक बात है। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होना आवश्यक है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होना आवश्यक है। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होना ही चाहिए। कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब उनके संगत कोण बराबर हों। तो देखो, संगत कोण हमने बराबर कर दिया, ठीक बात है। अब कह रहा है दूसरा, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। संगत भुजाएं देखो, जैसे यहाँ पर अगर ये भुजा आप ले रहे हैं AB, तो इसके संगत क्या है? PQ है। आधार बेस में अगर आप देखेंगे तो BC है, तो दूसरे वाले त्रिभुज के बेस में क्या है? QR है। अगर आप ये वाली भुजा देख रहे हैं तो AC, इसके संगत क्या है? PR, ठीक बात है। तो अगर आप ये भुजा ले रहे हैं 2 4 6, तो इससे आपको 2 4 8 और 12। जैसे देखो, मैंने कहा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए, ठीक बात है। अर्थात अगर आप लिखें, अनुपात का मतलब होता है मेरे दोस्तों भाग, भिन्न, ठीक बात है। AB अनुपात भाग कराएंगे किससे? PQ के, बराबर होना चाहिए। देखो, BC अगर आप यहाँ पर आधार ले रहे हैं BC, तो ये आधार कितना है दूसरे वाले का? QR, बराबर होना चाहिए। अगर आप ये ले रहे हैं AC, तो बराबर होना चाहिए किसके? PR के, AC/PR। देखो समझो, अगर यहाँ पर आप निकालेंगे तो देखो AB कितना है? 2 है, 2 बटे यहाँ पर P, देखो यहाँ पर क्या है? PQ कितना है? 4, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर BC कितना है? 6, तो यहाँ पर QR कितना है? 12। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर AC कितना है? 4, इसी प्रकार से यहाँ PR कितना है? 8। इनको आप कैंसिल कराओगे, देखो 2 1 कम 2, 2 दूनाई 4, 6 1 कम 6, 6 दूनाई 12, 4 1 कम 4, 4 दूनाई 8। मतलब कितना आ रहा है आपका? देखो यहाँ से 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है। देखो 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ भी। भिन्न नहीं आना चाहिए कि मतलब यहाँ पर 1/2 आ गया, यहाँ पर 1/3 आ गया, यहाँ पर कुछ और आ रहा है, नहीं, तीनों बराबर होने चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशंस आएंगी तो दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे, ठीक बात है। और समरूप अगर देखो यहाँ पर संगत भुजाएं भी बराबर, संगत कोण भी बराबर, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका? समरूप आकृति का उदाहरण हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक बात है। हमें लगता है आपको त्रिभुज समरूप आकृति सर्वांग सम आकृति समझ में आया होगा। अब देखो, समरूप आकृति और सर्वांग सम आकृति आपने समझ लिया। अब हम बढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1 की तरफ। कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक बात है। नोट करें, फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, प्रश्नावली 6.1 को स्टार्ट करते हैं। बस इतना सही आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे जो प्रश्नावली है ना, वो क्वेश्चंस हैं, प्रश्नावली के क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस वो 6.2 से स्टार्ट होंगे, ठीक बात है। लेकिन समझना तो 6.1 पड़ेगा ही। क्या कह रहा है? कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक बात है। देखिए, सबसे पहले कहा गया है सभी वृत्त होते हैं, ठीक बात है मेरे दोस्तों। मैंने आपको बताया था, इधर क्या लिखा था? इधर सर्वांगसम, इधर समरूप, ठीक बात है। कहा था दुनिया का कोई भी वृत्त हो, सब क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समझाने का प्रयास ही नहीं करना, क्योंकि पहले ही समझा दिया गया है, ठीक बात है। तो सभी वृत्त क्या हो जाएंगे? समरूप होते हैं, ठीक बात है। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? समरूप हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? सभी वर्ग होते हैं, ठीक बात है। यहाँ पर क्या लिखा था? इस साइड में मैंने समरूप ही लिखा था। और मैंने ये भी कहा था कि दुनिया का कोई भी वृत्त हो, सब क्या होते हैं? कैसा भी वृत्त हो, सब क्या होते हैं मेरे दोस्तों? समरूप होते हैं। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? समरूप होते हैं, ठीक बात है। तो वृत्त भी समरूप होते हैं, सभी वृत्त, और सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। समझ में आ गया आपको? अब देखिए, यहाँ पर कहा गया तीसरा, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या ऑप्शन है? समद्विबाहु, समबाहु, ठीक बात है। देखिए मेरे दोस्तों,
सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से? समबाहु त्रिभुज होगा या समद्विबाहु त्रिभुज होगा। मेरे दोस्तों देखो सभी त्रिभुज समरूप तो ऐसे होते नहीं, ठीक बात है। कंडीशंस होती हैं, अगर कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो वो त्रिभुज आएगा, ठीक बात है। देखो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज को देखेंगे। देखो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि सभी कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, 60-60-60 के, ठीक बात है। तो हमने यहाँ पर दो त्रिभुज बना दिया। हमने ये मान लिया कि यहाँ पर इनके कोण जो हैं वो 60-60 के हैं, ठीक बात है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का ये कंडीशन होता है कि सभी कोण क्या होते हैं? 60-60 के होते हैं। और मान लेते हैं हम भुजा ये 3-3 का हो गया और इसकी भुजाएं 5-5-5 सेंटीमीटर की होगी। तो जो समरूपता, त्रिभुज के लिए समरूपता क्या कहती है कि सभी कोण बराबर होने चाहिए, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। तो 3/5 अगर अनुपात लेंगे तो यहाँ से 3/5, यहाँ भी 3/5 आ गया। तो मतलब समबाहु त्रिभुज के लिए कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मान लो समद्विबाहु त्रिभुज, एक तो ये हो गया आपका जिसके दो भुजाएं बराबर हों, ठीक बात है। और यहाँ पर आप देखेंगे अगर एक मान लो आप ऐसा बना लें, ऐसा त्रिभुज बना लें, ये भी क्या हो जाएगा आपका? समद्विबाहु। मान लेते हैं दो भुजाएं इनकी बराबर हैं, ठीक बात है मेरे दोस्तों। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई कोण दूसरा बन रहा है और यहाँ पर इतना बड़ा बन रहा है कोण। तो देखो अगर मान लो आप कि इनकी दो भुजाएं बराबर, इनकी दो भुजाएं बराबर हैं, इनकी अलग भुजा, इनकी अलग भुजा है, ठीक बात है, लेकिन कोण बराबर नहीं हो पा रहे हैं, तो अर्थात समद्विबाहु नहीं हो, क्योंकि कोण भी तो बराबर होनी चाहिए। अब क्या कह रहा है? देखो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। मेरे दोस्तों जो मैंने दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए बताया था ना, कंडीशन क्या बताया कि समान अनुपात में हो भुजाएं और कोण बराबर हो, ठीक बात है। वो त्रिभुज के लिए ही नहीं, कोई भी बहुभुज हो उसके लिए भी एक कंडीशन है। बहुभुज का मतलब हो गया आपका चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, त्रिभुज, उसके लिए भी ये कंडीशन बराबर है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। संगत कोण देखो यहाँ पर छूट गया आपका, यहाँ पर समबाहु भर लेना, ठीक बात है, समबाहु कर लेना। यहाँ पर जो मैंने त्रिभुज के लिए कंडीशन बताई थी ना, दोनों कंडीशन, वो किसी भी बहुभुज के लिए, दो बहुभुज जैसे मतलब आपके हो गए मान लो चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया, अष्टभुज हो गया, उसके लिए भी ये कंडीशन सही है। उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, ठीक बात है, बराबर हों, संगत कोण बराबर हों, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, समान अनुपात हों। समानुपाती का मतलब अनुपात समान हो, ठीक बात है, इसी को ही समानुपाती कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समानुपाती हों। समानुपाती का मतलब समान अनुपात में हों, ठीक बात है, समझ में आ गया। देखो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति का उदाहरण देना है आपको। तो समरूप आकृति का देखो क्या हमने क्या कहा था कि जो आपका ये मान लो इसका कोई भी रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर, दो नहीं इसका छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है, इसको 1 सेंटीमीटर कर लेते हैं, ठीक बात है। आप देख पा रहे हैं कि इनका जो आकार है वो समान है, आमाप डिफरेंट है। समरूप आकृति यही कहती है। दुनिया का कोई भी वृत्त हो, वर्ग हो, सब क्या हो जाएंगे? समरूप आकृति के उदाहरण हो जाएंगे। देखो ये भी आपका क्या हो जाएगा? समरूप आकृति के उदाहरण हो जाएंगे। दो आप वर्ग ले लें छोटा बड़ा, तो कोई भी वर्ग हो चल जाएगा, बस क्या हो? वर्ग हो, ठीक बात है। तो किस में हो जाएंगे? समरूप आकृति के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपने वृत्त देख लिया, वर्ग देख लिया। अब ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, समरूप के लिए क्या होता है कि आपका आकार समान हो, आमाप डिफरेंट हो सकता है, ठीक बात है। तो यहाँ पर दोनों आकार समान था, यहाँ पर दोनों आकार समान था, आमाप अलग अलग हो सकता है साइज। यहाँ पर कहा गया ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, जैसे वृत्त और वर्ग, त्रिभुज और वर्ग, ठीक बात है। तो क्या हो जाएंगे? ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। देखो यहाँ वृत्त है, यहाँ वर्ग है, हो ही नहीं सकता। यहाँ त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, डिफरेंट है, तो ये समरूप नहीं होंगी, ठीक है। समरूप आकृति का उदाहरण ये नहीं होगा, कोई भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। मैंने कहा था देखो मेरे दोस्तों कि यहाँ पर देखो बहुभुज की बात हुई थी ना, जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी, कंडीशन 2 की संगत कोण बराबर हों, समानुपाती हों, अनुपात समान हो, तो वो चतुर्भुज के लिए भी, पंचभुज के लिए भी वही कंडीशन अप्लाई होगी। तो सबसे पहला क्या था कि उनके संगत कोण बराबर हो। देखो यहाँ पर कोई दूसरा कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण का कोई दूसरा बन रहा है, ठीक बात है। यहाँ पर कोण 90 बन रहा है, देख पा रहे हैं दोनों आकृतियों में। तो पहली कंडीशन जब सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो भुजाओं का अनुपात क्यों देखें, ठीक बात है। जब पहली कंडीशन गलत हो गई तो ये क्या हो जाएगा? आपका समरूप आकृति का उदाहरण नहीं होगा। मतलब बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, तो समरूप नहीं, क्योंकि कोण बराबर नहीं है। ये 90 है, ये कोई दूसरा कोण बन रहा है, तो ऐसा कंडीशन नहीं था,
बराबर होना चाहिए था। ठीक बात है मेरे दोस्तों, हमें लगता है आपको प्रश्नावली 6.1 समझ में बिल्कुल तरीके से आया होगा। कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बगल में लिखिए व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना नाम और कहाँ से हैं आप वो भेज सकते हैं। कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या जो नंबर आपको दिया गया यहाँ पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक बात है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको नया व्हाट्सएप ग्रुप बना के दूंगा, जिसमें आपको जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली बना दे रहा हूँ। ठीक बात है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है आपका समझ में आया होगा त्रिभुज का। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब 6.2 के साथ। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए। थैंक यू भाई।